स्वागत है आप लोगों का आज एजुकेशन पे। अब हम लोग एनसीईआरटी की श्रृंखला में आज देखेंगे 5वां नंबर चैप्टर हिस्ट्री का। ठीक है, और ये 5वां चैप्टर जो है आपका वह क्या कह रहा है, तो वह कह रहा है क्या, राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य। राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य की यहाँ चर्चा होगी। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए आरंभ किया जाए, है ना। तो क्या है ये, देखिए यहां कुछ लोग शासक कैसे बने। कहने का मतलब है क्या, कुछ लोग शासक, उस काल में शासक कैसे बना जाता था। तो देखिएगा, आपको हम पहले भी ये बात बता चुके हैं, है ना। पिछले क्लास में हम आपको समझाए थे कि जो राजा बनने की जो प्रक्रिया थी, आरंभ में जो राजा बनने की प्रक्रिया थी, वह चुने जाते थे। तो हम कह सकते हैं कि वैदिक काल में लोगों द्वारा राजा का चुनाव होता था। ठीक है, लोगों द्वारा राजा का क्या होता था, तो चुनाव होता था। क्लियर है। और वैसे लोग राजा बनते थे जो शक्तिशाली होते थे। ठीक है, वैसे लोग राजा बनते थे जो शक्तिशाली होते थे, चतुर होते थे, बुद्धिमान होते थे। क्लियर है। उसके बाद क्या हुआ कि आपको एक चीज हम समझाए थे पिछले क्लास में कि एक संस्था थी जो कुल, है ना, ग्राम, जन, ठीक है, विश्व और राष्ट्र में बटी हुई थी पूरी संस्था। ठीक है, कुल का मतलब परिवार, परिवार से बना ग्राम, ग्राम से बना जन का समूह और जन से बना विश्व और विश्व से बना क्या, राष्ट्र। तो ये जन लोग जो थे, जन के जो जनपति थे, वही लोग क्या करते थे, राजा का चुनाव करते थे। और जब राजा का चुनाव होता था तो पिछले क्लास में हम आपको बताए हैं कि एक अश्वमेध यज्ञ होता था। क्या होता था, अश्वमेध यज्ञ होता था। यह अश्वमेध यज्ञ होता था। एक और यज्ञ होता था जिसको हम लोग राजसूय यज्ञ कहते थे। क्लियर है। एक और यज्ञ होता था जिसको राजसूय यज्ञ कहते थे। एक और यज्ञ होता था जिसको वाजपेय यज्ञ कहते थे। क्या कहते थे, वाजपेय यज्ञ। और एक और यज्ञ कभी कभी होता था जिसको हम लोग क्या कहते थे, तो पुरुषमेध यज्ञ कहते थे। क्या कहते थे, पुरुषमेध यज्ञ कहते थे। ठीक है। तो अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था, तो अश्वमेध यज्ञ में होता था कि राजा एक घोड़ा छोड़ता था जो पूरे साल तक भ्रमण करता था, और जितने इलाके में भ्रमण कर लेता था वो क्या होता था, राजा का माना जाता था। क्लियर है। तो यह यज्ञ का आयोजन कब होता था, जब राजा राजगद्दी पे बैठ जाता था। और गद्दी पर बैठने के लिए कौन सा यज्ञ होता था, तो राजसूय यज्ञ होता था। गद्दी पर बैठते समय राजसूय यज्ञ होता था। और पुरोहित लोग क्या करते थे, राजा पर पवित्र जल का छिड़काव करते थे। क्लियर है। और उसको राजगद्दी मिल जाती थी। वाजपेय यज्ञ क्या था, तो यह खान पान से रिलेटेड यज्ञ था। राजा अपने मनोरंजन के लिए जो यज्ञ करता था उसको वाजपेय यज्ञ कहते थे। इसमें क्या किया जाता था, तो उपहारों की बलि दी जाती थी। ठीक है, उपहारों की आहुति कह लो, बलि क्या आहुति कह लो, यज्ञ को दी जाती थी। क्लियर है। और यह यज्ञ, पुरुषमेध यज्ञ, कभी कभी होता था जिसमें क्या किया जाता था, तो किसी विद्वान इंसान की बलि दी जाती थी, है ना। यह था पुरुषमेध यज्ञ, बहुत कम आयोजित होता था। क्लियर है। और अगर उस समय कहा जाए कि राजा जब युद्ध लड़ता था तो मेनली युद्ध किसके लिए होता था, तो गायों की खोज के लिए और गाय के चारागाह की खोज के लिए यज्ञ होता था। ठीक है। तो राजा के साथ जो जाता था सारथी, है ना, रथ का सारथी, वही क्या होता था, राजा का अनुचर होता था। पिछले क्लास में आपको हम समझाए हैं कि वैदिक काल के लोगों का प्रिय पशु क्या था, तो इनका जो प्रिय पशु था, इनको सबसे प्रिय पशु क्या था, तो इनका प्रिय पशु घोड़ा था। ये लोग घोड़ा से बहुत ज्यादा लगाव रखते थे। और घोड़ा के बाद किसको, गाय को। और गाय को इन लोगों ने क्या नाम दिया था, अघन्या नाम दिया था। बताए थे ना। इसके बाद और समझिए, तो राजा को सामान्य लोग उपहार देते थे, है ना, वैश्य उपहार लाते थे। अभी हम वर्ण की चर्चा करेंगे, उसमें आपको समझाएंगे चारों वर्ण के बारे में। ठीक है। जनरली क्या होता था कि शूद्र वर्ग का जो लोग होता था उसको क्या किया था, पुरोहित सब कर्मकांड से बाहर रखा था। ठीक है। और यह कब हुआ, तो पूर्व वैदिक काल नहीं, उत्तर वैदिक काल में यह घटना हुई। उत्तर वैदिक काल वह दौर था, ठीक है, उत्तर वैदिक काल वह दौर था जब समाज कितने वर्णों में बटा था, तो समाज 4 वर्णों में विभाजित हो गया, है ना। 4 वर्णों में क्या हुआ, समाज का विभाजन हो गया। ठीक है, 4 वर्णों में
विभाजन हुआ। और इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो थे वह राजा से रिलेट करते थे, जबकि शूद्र को इस मामले में बाहर रखा जाता था। क्लियर है? चलिए, तो राजा कैसे बने पता है आपको? राजा का चुनाव होता था, जिसका चुनाव जन के लोग करते थे। राजा की गद्दी पर बैठते समय राजसूय यज्ञ होता था। वाजपेयी यज्ञ क्या था? खान पान से संबंधित यज्ञ था। अश्वमेध यज्ञ समझा दिया आपको, और पुरुषमेध यज्ञ भी आपको समझाएं। परिवार बटा था कुल, कुल से बना ग्राम, ग्राम से बना जन, जन से बना विश्व, और विश्व से बना राष्ट्र। क्लियर है? चलिए आगे समझिए, देखिएगा वर्ण। अब चारों वर्ण का यहां जिक्र होगा उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, तो पहला, सबसे पहला वर्ण कौन था? तो सबसे पहला वर्ण ब्राह्मण था। ठीक है, सबसे पहला वर्ण कौन था? ब्राह्मण। और ब्राह्मण को सामान्यतः आप क्या कह लो? पुरोहित वर्ग भी कह सकते हो। ठीक है, पुरोहित वर्ग में बटा क्या? ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण या पुरोहित बच गया। और वो क्या, उसका काम क्या था? वेद का अध्ययन करो। ब्राह्मणों का मेन काम क्या था? वेद का अध्ययन। ठीक है, आपको पीछे हम बताए हैं वेदों की संख्या 4 है, और वेदों के संकलन करता कौन है? वेद व्यास है। तो वेद का अध्ययन इसका मेन काम था। कर्म कांड करवाना इसका मेन काम था। किसका? ब्राह्मण का। ब्राह्मण के बाद दूसरे नंबर पे कौन आया? तो दूसरे नंबर पे आपका आया क्षत्रिय। कौन आया? क्षत्रिय। अब कहा जाए कि क्षत्रियों का मेन काम क्या था? तो क्षत्रिय आज भी वही काम है, और क्षत्रिय का कल भी वही काम था। ठीक है, क्षत्रिय मतलब समझ लो शासक वर्ग के लोग, और शासक वर्ग के लोगों का काम क्या था? युद्ध करना, है ना, या कह लो देश की रखवाली करना। ये दूसरा वर्ण था। और तीसरे वर्ण की जब हम चर्चा करते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। वैश्य का मतलब क्या? वैश्य का मतलब क्या? जो व्यापार से रिलेट करते थे। और वैश्य में कृषि भी आ जाते थे, कृषक भी आ जाते थे, पशुपालक भी आ जाते थे, और आप कह लो तो व्यापारी भी आ जाते थे। ठीक है, और यह वर्ग क्या था? वैश्य। ठीक है, अगला वर्ग क्या था आपका? शूद्र था अगला वर्ग, शूद्र। शूद्र का मेन काम क्या था? तो ये तीनों जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हैं, इनकी सेवा करना। तो अन्य तीन वर्णों की सेवा करना। ठीक है, अन्य तीन वर्णों की सेवा करना, यही उद्देश्य था किसका? तो शूद्र का। क्लियर है? तो उत्तर वैदिक काल में, किस काल में? उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में यह वर्ण व्यवस्था जो थी वह 4 भागों में बटी थी। ब्राह्मण, पुरोहित वर्ग, और इनका मेन काम वेद का अध्ययन करना, कर्मकांड करवाना। दूसरा वर्ण था क्षत्रिय, क्या? शासक कह लो, और इनका मेन काम क्या था? युद्ध करना। तीसरा वर्ग वैश्य, जिसमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी शामिल थे। अर्ण क्या था? शूद्र। इसका काम क्या? अन्य तीन वर्णों की सेवा करना। क्लियर है? तो आगे बढ़े हम लोग। देखो ऐसा है कि इसमें प्योर एनसीईआरटी की ही बातें होंगी, है ना, प्योर एनसीईआरटी की ही बातें होंगी, और उसी के बारे में पढ़ाया जाएगा। देखो ऐसा है कि एनसीईआरटी बुक का एक सिस्टम है ना, और इसमें होता क्या है, 6 में भी पढ़ना है, 7 में थोड़ा विस्तारित, जैसे जैसे क्लास बढ़ेगा आपका विस्तार होते जाएगा। ठीक है, तो हमको 6 से लेकर 10 तक पढ़ना है, तो उतना ही जानो जितना इस बुक में है। बताने के लिए बता दिया जाएगा, लेकिन लिखा उतना ही जाएगा जितना आपके उस बुक में है। क्लियर है? और आपको एनसीईआरटी का ओरिजिनल बुक खोल के दिखा भी देंगे हम कि जो आपको पढ़ाए थे वो कहां उपलब्ध है। क्लियर है? तो देखिए, जनपद, जनपद शब्द का अर्थ क्या है? ठीक है, तो आपको हम पीछे बताए हैं जन के बारे में, कुल, ग्राम, जन, विश्व और राष्ट्र, ये बताए थे ना। तो जनपद का अर्थ क्या है? जनपद का अर्थ, मेनली शब्द का अर्थ क्या है? तो जन के रहने की जगह जनपद कहलाई, है ना, जनों के निवास करने की जगह। ठीक है, जनों की क्या? निवास करने की जगह क्या कहलाई? तो जनपद कहलाई। क्लियर है? जनों के निवास स्थान को क्या कहा गया? जनपद कहा गया। क्लियर है? और देखिए यहां राजा क्या करता था? तो जनपद का राजा और क्या करता था? तो अब क्या हुआ कि जो महायज्ञ करता था, जैसे अश्वमेध यज्ञ किया, पुरुषमेध यज्ञ किया, तो महायज्ञों को करने वाले, महायज्ञों को करने वाले केवल जन के नहीं, केवल जन के नहीं, है ना, जनपद के शासक बन गए। ठीक है, जनपद के शासक बन गए। क्लियर है?
शासक बन गए। ये दूसरी बात है। और इसका साक्ष्य मिला है, जनपदों का साक्ष्य जो मिला है पुरातत्वविदों को, जैसे दिल्ली में पुराना किला, उसके नीचे से ये साक्ष्य मिला है जनपद का, दिल्ली का पुराना किला है ना, मेरठ, ठीक है, मेरठ की खुदाई, इन कुछ जगहों से जो खुदाइयां हुई हैं, है ना। और मेरठ के बाद आप लोगों को बहुत अच्छा पता होगा एक कुरु जनपद था, जिसमें आप लोग किंवदंती या कहानियों में पढ़े होंगे महाभारत के बारे में, है ना, भीष्म पितामह, युधिष्ठिर वगैरह वगैरह जो पढ़े हैं, दुर्योधन, धृतराष्ट्र, ये क्या था, तो मेरठ के पास एक जनपद था जिसका नाम क्या था, हस्तिनापुर। क्या नाम था, हस्तिनापुर। इस तरह की खुदाइयों में मिले हैं जनपद। तो जनपद क्लियर है, जन के रहने की जगह को जनपद कहा गया। महायज्ञ को करने वाले केवल जनपद के नहीं, केवल जन के नहीं, जनपद के शासक बन गए। उदाहरण दिल्ली के पुराना किला के पास मिला है और मेरठ के पास हस्तिनापुर से भी मिला है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला कह रहा है मृद भांड। मृद भांड का मतलब सिंपल सा अर्थ होता है मिट्टी का बर्तन, है ना। मृद भांड का एक शाब्दिक अर्थ तुम रख लो तो मिट्टी का बर्तन, ठीक है, मिट्टी का बर्तन। और मिट्टी का बर्तन जो था उस काल में कैसा था, तो कुछ धूसर था, है ना, कुछ का रंग धूसर था और कुछ का रंग क्या था, लाल रंग का था, है ना। मिट्टी का बर्तन दो तरह का था, कुछ का कलर धूसर था और कुछ किस कलर का था, तो लाल रंग का भी कलर का मिट्टी का बर्तन पाया गया है, ठीक है। और इन धूसर रंग के जो बर्तन थे, ये धूसर बर्तनों पर क्या की गई थी, बर्तनों पर चित्रकारी के प्रमाण मिले हैं। क्या की गई है, चित्रकारी। और चित्रकारी में क्या, कुछ पशुओं का उल्लेख, पशुओं का चित्र है उस पे, ज्यामितीय आकार भी हैं उस पे, ठीक है, ये सारी बातें थी, है ना। और धूसर रंग के बर्तनों पर क्या की जाती थी, चित्रकारी की जाती थी। क्लियर है। चलिए अगले स्लाइड से आप समझिए, है ना। अगला क्या कह रहा है, महाजनपद। अब क्या हुआ कि जनपद जो है, कुछ जनपद एकत्रित होने लगे, है ना। कितने सौ साल पहले, तो 2500 साल पहले की यह बात है। 2500 साल पहले कुछ जनपद जो हैं, कुछ जनपद ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। क्या हो गए, ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए, ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। और ये क्या बन गए, तो ये महाजनपद बन गए, है ना। 2500 साल पहले कुछ जनपद जब महत्वपूर्ण ज्यादा हो गए तो वो क्या बन गए, महाजनपद बन गए। और जैसे इनका कन्वर्सन हुआ महाजनपद में, तो क्या हुई, इसकी राजधानी बनाई गई, है ना। अब क्या किया गया, सिस्टमेटिक ढंग से रहने लगा, राजधानी बनाई और राजधानी की क्या कर दी, किलेबंदी करवा दी, ठीक है। राजधानी की क्या करवा दी, किलेबंदी करवा दी, क्योंकि अब तो धीरे धीरे विकास होने लगा, ठीक है। और ये नए राजा क्या करते थे, सेना रखने लगे। क्या रखने लगे, सेना रखने लगे। चलिए ठीक है, अब ये सेना रखने लगे तो पहले आपको पता था, पढ़ाए हैं, कोई नियमित सेना नहीं थी, है ना। तो अब क्या हुआ, सेना को नियमित वेतन दिया जाने लगा। क्या किया जाने लगा, सेना को नियमित वेतन मिलने लगा। क्लियर है। सेना को क्या किया जाने लगा, तो नियमित वेतन दिया जाने लगा। चलिए अच्छी बात है। अब क्या हुआ, तो अब क्या हुआ, तो अब जब सैनिक को आप रखिएगा और वेतन दीजिएगा, तो वेतन किस में मिलता था, आहत सिक्कों में मिलता था। आहत सिक्कों में, मतलब सिक्कों का प्रचलन आरंभ हुआ। आहत सिक्कों में क्या मिलता था, वेतन मिलता था। अच्छा, आहत सिक्का कहने का मतलब क्या है, आहत सिक्का का मतलब क्या, देखो पौराणिक काल के जो सिक्के थे उनको ठप्पा मार के बनाया जाता था, ठीक है। तो ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण उन सिक्कों को क्या कहा जाता था, आहत सिक्का कहा जाता था। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न, अगला स्लाइड देखिए आप। अगला स्लाइड क्या कह रहा है, मगध बड़ा ही इंपॉर्टेंट जनपद में से एक था। कौन सा, मगध। देखो मगध को अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण बनाया, ठीक है, मगध को अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण बना दिया, ठीक है, तो उसके पीछे कुछ राजवंशों का योगदान था। और मगध के महत्वपूर्ण बनने के पीछे का कारण क्या था, देखो मगध का जो डेवलपमेंट था लगभग 200 सालों में हुआ था। लगभग 200 सालों में मगध डेवलप हुआ था, ठीक है। इसका कारण क्या था, यह जो था वह गंगा और सोन नदी के बीच में था, ठीक है। गंगा
और सोन नदी के मध्य में होने के कारण, ठीक है, मध्य में होने के कारण। अब गंगा और सोन के बीच में होने का बेनिफिट क्या मिला मगध को? तो आवागमन के कारण, है ना, आवागमन में दिक्कत नहीं होता था, भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए जलापूर्ति में कोई परेशानी नहीं थी, ठीक है। दूसरा कारण क्या था मगध के डेवलपमेंट में? कुछ भाग इसका जो था, कुछ भाग जो था वह वनाच्छादित था। मतलब कहने का मतलब क्या? जंगल था कुछ भागों में। अब जब जहां जंगल होगा वहां से क्या होगा? तो जलावन मिल जाता था, जलावन की लकड़ी, पहली बात, है ना, तो ईंधन की कभी परेशानी नहीं हुई, ठीक है। दूसरी बात क्या? हाथियों को पकड़ के लाया जाता था, हाथियों को पकड़कर लाया जाता था। और क्या किया जाता था? हाथियों को पकड़कर लाया जाता था, और हाथियों को लाके क्या किया जाता था? उनको युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। किसको? हाथियों को प्रशिक्षित किया जाता था, ठीक है। अगला कारण क्या था? यहां लौह अयस्क की खदानें थी, यहां लौह अयस्क की खदानें थी। अब जहां सवाल यह है कि जहां लोहा मिलेगा वहां तो डेवलपमेंट होगा ना, लोहा का हल, लोहा का हथियार, मजबूत उपकरण, कहने का मतलब बनाने लगा, ठीक है। अगला बात क्या था? तो मतलब जंगल से, अब जब आपके पास लोहा भी है, ठीक है, आपके पास हाथी भी है ना, आपके पास गंगा और सोन नदी अगल बगल में उपजाऊ भी है, तो होता क्या था कि वनों से, है ना, लकड़ी मिलती थी। वनों से मिलने वाली लकड़ी के कारण, मिलने वाली लकड़ी के कारण, है ना, रथ निर्माण, रथ निर्माण होता था। तो रथ का जब निर्माण हो गया, मतलब कहने का मतलब आवागमन का साधन में कोई परेशानी नहीं होता था, ठीक है। रथ बनाइए, बैलगाड़ी बनाइए, वगैरह जो भी करना है कीजिए, क्योंकि वनाच्छादित जगह था, और यही था क्या? मगध के विकास का मेन कारण। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। शासन, अब कह रहा है क्या? मगध को इतना डेवलप करने में किन किन शासकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा? देखिए, मगध का शासन अगर कोई डेवलप किया तो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट में योगदान था तो बिंबिसार का था। किसका था? बिंबिसार का। और ये जो बिंबिसार था यह हर्यक वंश का संस्थापक था। किस वंश का? हर्यक वंश का संस्थापक था, ठीक है। और बिंबिसार क्या किया? बिंबिसार मगध को डेवलप करने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और इसका बेटा कौन? इसका बेटा हुआ अजात शत्रु। क्या नाम था? अजात शत्रु। ये भी मगध के विकास में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, ठीक है। एक और शासक था नंद वंश का, नंद वंश का संस्थापक, ठीक है, नंद वंश का संस्थापक। यह कौन था? महापद्मानंद, ठीक है, महापद्मानंद। और महापद्मानंद ने भी, यह नंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, और मगध को क्या किया? डेवलप किया। अब देखिए डेवलपमेंट का कारण क्या था? यह बिंबिसार जो था यह क्या किया था? वैवाहिक संबंध स्थापित करके मगध को डेवलप किया। और क्या किया? तो जरूरत पड़ा तो युद्ध भी किया, ठीक है। और उसका बेटा जब अजात शत्रु बना तो यह भी क्या किया था कि युद्ध के माध्यम से, ठीक है, और वैवाहिक संबंधों के माध्यम से भी अपने राज्य को डेवलप किया। अब बिंबिसार के साथ देखिए, बिंबिसार हर्यक वंश का था। यह लिच्छवी मतलब वैशाली की एक राजकुमारी से शादी किया था। कौशल नरेश, है ना, कौशल कहने का मतलब यूपी बनारस का, ठीक है, कौशल नरेश की जो बहन थी महाकौशला, उससे भी शादी किया था बिंबिसार, है ना। लिच्छवी नरेश हुए, उनकी भी बहन से शादी किया था। और मद्र पंजाब की एक राजकुमारी थी क्षेमा, उससे भी विवाह किया था। इन वैवाहिक संबंधों से इसको क्या फायदा मिला? तो इसका राज्य स्टेबल हुआ, ठीक है। और इसके मरने के बाद जब अजात शत्रु बैठा गद्दी पर, यह भी वही नीति अपनाया था, ठीक है, लड़ाई करो या विवाह करो करके राज्य का विस्तार किया। इन लोगों के बाद हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था नागदशक, उसको मार के महापद्मानंद गद्दी पे बैठा और नंद वंश की स्थापना किया। यह भी क्या किया कि बड़ा ही लड़ाई हो, झगड़ा हो, जैसे हो करके अपने राज्य को फैलाया। और इनके नियंत्रण में क्या हुआ? तो भारतीय उपमहाद्वीप, इन शासकों ने क्या किया? तो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में मगध को फैला दिया,
ठीक है, पूरे उत्तर पश्चिमी भाग पर मगध का कब्जा हो गया। क्लियर है? चलिए आगे देखिएगा, अगला बात क्या है, तो देखिएगा मगध की राजधानी। देखो मगध की आरंभिक राजधानी का अगर जिक्र करें हम, जो हर्यक वंश का बिंबिसार ये किया था, तो इसकी आरंभिक राजधानी जो थी वो गिरिव्रज थी। कहां थी? गिरिव्रज। ठीक है, और गिरिव्रज का एक और नाम है जिसको हम लोग राजगृह और वर्तमान में क्या कहते हैं, तो राजगीर कहते हैं। और यह आरंभिक राजधानी थी मगध की। बाद में क्या हुआ कि हर्यक वंश का ही एक शासक बना जिसका नाम था हर्यक वंश के उदयन ने। क्या नाम था? हर्यक वंश के उदयन। उदयन जो था वह अजातशत्रु का बेटा था, और उदयन क्या किया? पाटलिपुत्र की स्थापना की। किसकी स्थापना की? पाटलिपुत्र की, पाटलिपुत्र की स्थापना की, है ना। पाटलिपुत्र की स्थापना की, और क्या किया? तो पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। तो आपसे कहेंगे कि पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? तो हर्यक वंश का उदयन था, वही पाटलिपुत्र में अपनी राजधानी लाया था। क्लियर है? तो मगध की आरंभिक राजधानी कहां? गिरिव्रज राजगृह। इसको बनाया किसने? तो हर्यक वंश के बिंबिसार ने। किसने? हर्यक वंश के बिंबिसार ने। और बिंबिसार तथा अजातशत्रु के समय में यह राजधानी रही। ठीक है, और अजातशत्रु का बेटा जो था उदयन, उदयन राजधानी को कहां ले आया? पाटलिपुत्र ले आया, और तब से पाटलिपुत्र ही रही राजधानी। क्लियर है? चलिए अगला, अगला बात समझिए। देखिए वज्जी, वज्जी संघ था। ठीक है, वज्जी संघ था। यह वज्जी संघ जो था, इस संघ की राजधानी कहां थी? वज्जी संघ की राजधानी कहां थी? वैशाली थी। कहां थी? वैशाली। एक बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है, विश्व की पहली गणतंत्रात्मक व्यवस्था, ठीक है, विश्व की प्रथम लोकतांत्रिक व्यवस्था कह लो या गणतंत्रात्मक व्यवस्था कह लो, तो विश्व की पहली लोकतांत्रिक व्यवस्था जो थी वह कहां थी? तो यही वज्जी संघ या वैशाली में कह लो थी। ठीक है, यहां होता क्या था? तो हजारों लोग एक साथ मिलकर शासन करते थे। कभी कभी होता क्या था कि अगर मान लो कोई चर्चा हुआ तो उसमें वोटिंग के जरिए इसका निर्णय होता था। ठीक है, वोटिंग के जरिए इसका निर्णय होता था। मान लो इस संघ के किसी एक शासक पे अगर हमला हुआ तो बाकी सब मिलके क्या करता था? उस पे अटैक कर देता था। क्लियर है? लेकिन एक शर्त था, जो इस संघ की बैठक में, संघ की बैठक में कौन कौन भाग नहीं लेता था? तो स्त्री भाग नहीं लेती थी, मजदूर वर्ग भाग नहीं लेता था, स्त्री और मजदूर वर्ग भाग नहीं लेता था। तो भाग कौन लेता था भाई? ब्राह्मण लेता था, क्षत्रिय लेता था, और वैश्य लेता था। क्लियर है? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य लेता था। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। कर, कर का मतलब क्या? टैक्स। ठीक है, टैक्स का क्या स्थिति था? तो देखिएगा उस समय टैक्स का मेन सोर्स क्या था? तो फसल पर, है ना, फसल कर सबसे महत्वपूर्ण था। दूसरा, व्यापार का उदय हो गया था, तो व्यापार पर लगाया जाने वाला कर, तो व्यापार कर, ये दूसरा महत्वपूर्ण था। ठीक है, तो उसमें मेन सोर्स क्या था? तो फसल कर था। ठीक है, आप क्या कीजिए कि आयात, व्यापार पे कर लगा, इसमें क्या आयात और निर्यात आ गया दोनों। आयात मतलब कुछ खरीद के लाए और कुछ बेचे, तो दोनों का अलग अलग टैक्स था, यह व्यापार कर में ही आता था। तीसरा क्या टैक्स था? तो पशुपालकों पर पशुपालन कर। ठीक है, अगर आप मवेशी पालते हैं तो उसका भी आपको टैक्स पे करना होगा। ठीक है, तो यह क्या था कि ये टैक्स का तरीका था। क्लियर है? तो यह क्या था? इन लोगों की आमदनी का सोर्स था। लेकिन अगर मुख्य सोर्स कहा जाए तो यह फसल कर ही होगा। चलिए आगे देखिए। देखो क्या कह रहा है? कृषि में परिवर्तन। अब कृषि में परिवर्तन तो होना ही था। ठीक है, कृषि में परिवर्तन होने का कारण क्या था? तो देखिएगा, अगर सबसे मेन कारण कहा जाए तो लोहा का इस्तेमाल। ठीक है, लोहा का इस्तेमाल। यह क्या था? अब लोहा का बनने लगा हल, तो जुताई होने लगी अच्छे से, है ना। लोहा का बनने लगा तो हल, तो जुताई अच्छी से होने लगी, अनाज का उत्पादन बढ़ गया। दूसरा अगर कहा जाए कृषि में परिवर्तन, तो लोग, है ना, सॉरी मिनट, लोग क्या करने लगे? तो लोग रोपण विधि से खेती करने लगे। क्या करने लगे? रोपण विधि से
खेती करने लगे। इसके पहले क्या होता था, तो बीज को छिड़क दिया जाता था, है ना, छींट दिया जाता था और उससे खेती का कार्य होता था। लेकिन अब क्या करते थे लोग, जैसे आप धान का पौधा देखे होंगे आप, उसको क्या किया जाता है, अलग तैयार किया जाता है और उसको ले जाके खेत में रोपा जाता है। उससे क्या होता है, पैदावार ज्यादा होता है। तीसरा, खेती में दास का उपयोग, खेती में दासों का उपयोग आरंभ हुआ। तो खेती में जब दासों का उपयोग होने लगा तो इससे क्या हुआ, कृषि कार्य करने में सहूलियत होने लगी, मतलब लोग ज्यादा आने लगे, है ना। और इससे क्या होता था, तो परिश्रम ज्यादा होने लगा तो उपज ज्यादा होने लगा। आई बात समझ में? तो यही था इस चैप्टर का एक समरी। क्लियर है? अब हम लोग आएंगे एनसीईआरटी के ओरिजिनल पेज पे। क्लियर है? तो एनसीईआरटी का ओरिजिनल पेज अभी हम लोग देखेंगे, है ना। देखो, यहां ये चैप्टर का नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो चुनाव का दिन था। देखो, एनसीईआरटी की एक खूबी है, एनसीईआरटी क्या करता है, बुक के माध्यम से ही डिनोट करता है या कोई कहानी के माध्यम से बताता है। तो कहानी कह रहा है, जब संकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। संकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। तो इसके दिमाग में आया कि कुछ लोग शासक कैसे बना भाई, तो लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव कैसे कर रहे हैं, मतदान मतलब वोटिंग के जरिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था के जरिए। लेकिन बहुत पहले शासक कैसे बनते थे, तो अध्याय 4 में हम पीछे आपको पढ़ाए हैं ना कि राजा किसके द्वारा, जन यानी लोगों द्वारा चुना जाता था। 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन आया। कुछ बड़े बड़े यज्ञ को आयोजित कर राजा के रूप में अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ होने लगा, है ना। चलिए देखिए, इसमें कह रहा है क्या, अश्वमेध यज्ञ ऐसा ही एक आयोजन था जिसमें घोड़े को राजा की देखरेख में, स्वतंत्र राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ा जाता था। हम आपको बताया ना, कोई अगर रोका तो अश्वमेध करने वाले राजा लड़ाई करता था, घोड़ा जाने दिया मतलब अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली था। क्लियर है? पुरोहित को संपन्न किया जाता था, उपहार दिया जाता था, अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली राजा माना जाता था। ठीक है, देखिएगा। इसके बाद युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की बीजों और अन्य का गुणगान करता था। क्लियर है? देखिए, राजा के सगे संबंधी छोटे छोटे अनुष्ठान करते थे। ठीक है, राजा क्या करता था, सिर्फ यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखता था, है ना। राजा के ऊपर ही पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ अन्य कई अनुष्ठान करते थे। विश्व अथवा वैश्य, है ना, जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, पुरोहित शूद्र मानते थे, उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। आपको बताए हैं हम, शूद्रों को अनुष्ठान में शामिल नहीं किया जाता था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। यहां देखिए, पुरोहित ने लोगों को 4 वर्णों में विभाजित किया जिन्हें वर्ण कहा गया। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण अलग अलग। पहला वर्ण ब्राह्मण, वेदों का अध्ययन और यज्ञ करना। दूसरा स्थान शासकों का, जिन्हें क्षत्रिय, इनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना, है ना। तीसरे स्थान पर विश्य या वैश्य, जिसमें कृषि, पशुपालक और व्यापारी। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही अधिकार था यज्ञ करने का। अंतिम स्थान शूद्र का, जिसका काम अन्य 3 वर्णों की सेवा करना था। क्लियर है? चलिए आगे देखिएगा। देखिएगा, आपको हम बताएं उत्तर वैदिक काल में क्या होने लगा, जन्म के आधार पर जाति का निर्धारण होने लगा था। क्लियर है? आगे आइए, देखिएगा जनपद। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा हो गए, जो हमको बताए हैं। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन में बसने की जगह है। ठीक है, कई बस्तियों की खुदाई के दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास हस्तिनापुर, जो आपको हम बताए हैं। ठीक है, खुदाई से पता चला लोग झोपड़ियों में रहते थे, ये तो आपको बता चुके हैं हम। ठीक है, उसके बाद लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। चित्रित धूसर मतलब धूसर बर्तनों को क्या किया जाता था, चित्रित भी किया जाता था। ये देखो, एक धूसर बर्तन का फिगर है। क्लियर है? देखो यहां महाजनपद की बात, तो करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें क्या कहा जाने लगा, महाजनपद कहा जाने लगा, जो आपको हम बताए हैं। महाजनपदों की राजधानी थी, राजधानी की किलेबंदी की गई थी, है ना। चलिए आगे क्या है।
आगे क्या है, राजा सेना रखने लगे थे, सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था, भुगतान आहत सिक्कों पर, आपको बताए हैं आहत सिक्के कैसे, जिनको ठोक कर बनाया जाता था वो आहत सिक्के थे। ठीक है, सिक्का के बारे में अध्याय 8 में पढ़ाया जाएगा, है ना। चलिए आगे देखिएगा, ये ओरिजिनल एनसीईआरटी है ना, ये क्या है, तो ओरिजिनल एनसीईआरटी है जो आपको हम दिखा रहे हैं, है ना। देखिएगा टैक्स के बारे में, महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, तो इनको टैक्स चाहिए था। तो टैक्स क्या था, फसल टैक्स सबसे महत्वपूर्ण था, है ना, जो 1/6 होता था और इसको भाग कहा जाता था। ठीक है, कारीगर के ऊपर भी टैक्स लगाया जाता था, पशुपालकों को जानवर या अन्न उत्पादक के रूप में टैक्स देना पड़ता था, सामान खरीदने बेचने पर भी टैक्स देना पड़ता था, जो आपको पीछे बताए हैं। ठीक है, कृषि में परिवर्तन, तो कृषि में परिवर्तन कैसे आया, हल का फाल लोहा का बनने लगा, कठोर जमीन पर ज्यादा खेती होने लगा। क्लियर है, चलिए उसके बाद मजदूर आ गए, दास दासी कमर तोड़ परिश्रम करते थे, है ना। चलिए ये तो आपको हम बताए हैं, है ना। यहां देखो मगध के बारे में, तो देखिएगा 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन नदियों मगध से होकर बहती थी, यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थे। एक हिस्सा जंगल था, जंगल में हाथियों को पकड़ कर प्रशिक्षित किया जाता था, जंगल से घर, गाड़ी और रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें थी, मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए उपयुक्त थे। ठीक है, मगध के 2 शक्तिशाली शासक बिंबिसार और अजातशत्रु हम आपको बताए हैं। ठीक है, महापद्मानंद नंद वंश का शासक भी बताए हैं आपको। क्या किया, ये लोग उत्तर पश्चिम भाग तक फैला दिया था। ठीक है, मगध कई राजगृह, हर्यक वंश के बिंबिसार ने राजगृह को राजधानी बनाई थी, यह हमको बताए हैं। ठीक है, बाद में पाटलिपुत्रा जो है आज का जो पटना, इसको राजधानी किसने बनाई, तो उदयन ने, जो आपको हम बताए हैं, है ना। चलिए आगे बढ़िए, 2300 साल पहले की बात है, सिकंदर आया था, है ना, मिस्र और पश्चिम एशिया को जीता, भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे पहुंचा। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ये वज्जी संघ की चर्चा हो रही है ना। देखिएगा वज्जी संघ की राजधानी कहां थी, वैशाली। अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहा गया, मतलब गणतांत्रिक व्यवस्था। कई लोग शासक होते थे, कभी कभी एक ही स्थान पर बैठ कर शासन करते थे। ठीक है, वाद विवाद के जरिए होता था। स्त्री, दास और कर्मकार इसमें भाग नहीं लेते थे, आपको हम बताए हैं। बुद्ध और महावीर के बारे में आगे हम अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखो आपको बताए हैं कि अजातशत्रु वज्जी संघ पे आक्रमण किया था, है ना। तो मंत्री को भेजा अपने वर्षकार को बुद्ध के पास सलाह लेने के लिए। बुद्ध बोले कि हाँ मत करो, ठीक है ना। चलिए ये बात हो गया मेरा, है ना। तो आगे जो है, आगे गुप्त शासक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो अध्याय 10 में होगा। और अगले चैप्टर में हम लोग महावीर और बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है, तो ये था आपका एनसीईआरटी का एक समरी। ठीक है, यहां देखिए कुछ प्रश्न हैं जिसके बारे में हम लोग देख सकते हैं, है ना। जैसे ये देखो, ये है अश्वमेघ के घोड़े को अपने क्षेत्र से गुजरने की छूट देने वाले राजा को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। ये बात तो सही है, उसको अपने अधीन मान लिया जाता था। राजा के ऊपर सारथी नहीं, कौन पवित्र जल, पुरोहित छिड़काव करता था, है ना। उसके बाद पुरातत्वविदों ने जनपद की बस्तियों में महल मिले, नहीं भाई झोपड़ी मिला है, तो ये भी गलत है ना। चित्रित धूसर पात्रों में अनाज रखा जाता था, ये सही है। महाजनपदों में बहुत से नगर किले बंद थे, ये भी सही है। ठीक है, यहां क्या कह रहा है, नीचे दिए गए खानों में निम्नलिखित शब्द को भरो। ठीक है, महाजनपद के राजा, है ना, आखेटक, संग्राहक, है ना, यहां डाल सकते हैं। इसको कृषक को उठा के यहां डालिए, व्यापारी को उठा के यहां डालिए, शिल्पकार को उठा के यहां डालिए और पशुपालक को यहां डालिए, है ना। तो अगला प्रश्न मेरा क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न आपका कह रहा है क्या, समाज के वे कौन से समूह थे जो गणों की सभा में हिस्सा नहीं लेते सकते थे। तो हम आपको बताए हैं कौन कौन नहीं ले सकते थे, तो स्त्री नहीं ले सकती थी, दास नहीं ले सकती थे, और ना और कर्मकार लोग हिस्सा नहीं ले सकते थे। ये आपको हम बता चुके हैं, है ना। तो अगला देखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां, है ना, इसका तो कोई अर्थ नहीं है। और किले क्यों बनवाएं, ये सो हो गया लॉन्ग आंसर, जिसकी जानकारी अभी आपको नहीं चाहिए। ठीक है, आप उसको पढ़िए और इस आंसर को खुद लिखने का
प्रयास कीजिए। तो हमारा चैप्टर हुआ यहीं समाप्त। अब हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में मिलेंगे। ठीक है।